नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जागरूकता ही सफलता की सीढ़ी होती है। यदि आप जागरूक होंगे और मेहनत से, लगन से अपने खेतों में काम करेंगे तो एक सुनहरा भविष्य आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा। हमारा यही प्रयत्न है कि आपके लिए समय समय पर कुछ अहम खबरें आपको देते रहना। आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी, औषधीय फसल इसबगोल की खेती, चने की उन्नत किस्में, नलकूप खनन योजना और ट्रैक्टर चलित रेज्ड बेड प्लांटर। प्रदेश में इस खरीफ विपणन वर्ष में धान एवं मोटा अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन का कार्य समाप्त हो गया है। प्रदेश में अब तक धान उपार्जन के लिए 4,85,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। मोटे अनाज के उपार्जन के लिए 91,800 किसानों ने पंजीयन करवाया है। इस वर्ष प्रदेश में 15 लाख मीट्रिक टन धान और मक्के का 5 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। राज्य में धान और मोटे अनाज के उपार्जन के लिए 10 संभाग के जिलों में 1093 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 26 अक्टूबर से 15 जनवरी 2016 तक और शेष संभाग में यह काम 2 नवंबर से 25 जनवरी 2016 तक किया जाएगा। इसबगोल एक महत्वपूर्ण नकदी औषधीय फसल है जो रबी के मौसम में उगाई जाती है। ये फसल मुख्यतः गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगाई जाती है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश में भी इसका उत्पादन हो रहा है। इसबगोल की बुआई नवंबर माह में की जाती है। सोयाबीन की कटाई के बाद मिट्टी की अवस्था के आधार पर हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करके खेत की भुरभुरी मिट्टी में इसबगोल की बुआई की जाती है, जिसकी बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हुए सीड ड्रिल या हल के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में तथा 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। रबी की मुख्य दलहनी फसल चने की बुआई करने से पहले किसान चने की उन्नत किस्मों का चयन करें, जैसे उक्टा अवरोधी किस्में, जवाहर चना 74, जवाहर चना 218, जवाहर चना 315, जवाहर चना 63 तथा भारती मुख्य हैं। भूनने के लिए उपयुक्त किस्मों में जवाहर गुलाबी चना 1 है व काबुली चने में काक 2, JGK1 सर्वाधिक लोकप्रिय है। बुआई से पूर्व बीज को थायरम या बाविस्टीन के 3 ग्राम मात्रा या ट्राइकोडर्मा की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करें। नलकूप खनन योजना। इस योजना का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को खेतों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से खोदे गए नलकूपों पर अनुदान उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के खेतों में अशासकीय एजेंसी या ठेकेदारों द्वारा नलकूप खनन कराया जाता है। ये नलकूप उन्हीं किसानों के यहाँ खोदा जाता है जिनके यहाँ पहले से नलकूप नहीं हों। योजना अनुसार अनुदान की पात्रता अनुसूचित जाति जनजाति के उन्हीं किसानों को होती है जिन्होंने सहकारी अथवा व्यावसायिक बैंकों से ऋण लिया हो या स्वयं के व्यय से नलकूप खनन किया हो। इस योजना में हितग्राही को लागत का 75% या 15,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान स्वरूप दिए जाते हैं। ट्रैक्टर चलित रेज्ड बेड प्लांटर। अन्य प्लांटरों की तरह यह भी बुआई के लिए अच्छा यंत्र है। ऐसी भूमि जहां पानी भर जाता है अथवा पहाड़ी क्षेत्र जहां फसल भूमि सतह से ऊपरी मिट्टी उठाकर बोई जाती है, वहां के लिए यह प्लांटर सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें मिट्टी उठाकर बेड बनाने के लिए रीजर लगे हैं तथा इन रीजर्स पर बुआई हेतु फरो ओपनर लगे हैं। इस यंत्र में खाद या बीज के लिए अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं। यंत्र की कीमत लगभग 35,000 रुपये है तथा कार्यक्षमता 0.6 हेक्टेयर प्रति घंटा है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेती किसानी पूर्ण रूप से जलवायु पर निर्भर करती है। यदि जलवायु आपके अनुकूल होगी तो आप आसानी से खेतों में काम कर सकेंगे। जलवायु परिवर्तन व मौसम आज का यह मुख्य विषय है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जलवायु का आपकी फसलों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। आइए बातचीत करते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ कैलाश चंद्र महाजन जी से। चर्चा करेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं तथा 1970 के बाद जो औद्योगिकरण का युग आया उसकी वजह से भी जो है जलवायु परिवर्तित हो रही है। इसके अलावा हम जो खेती कर रहे हैं वो भी सघन खेती कर रहे हैं, एनर्जी ऊर्जा से युक्त खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो जलवायु हमारी परिवर्तित हो रही है। जो जीवाश्म ईंधन है हमारे, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, इनका भी हम बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं। जो वाहन है या भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है या हरित ग्रह की गैसेस है उनका उत्सर्जन हो रहा है और जिसकी वजह से वायुमंडल का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसे ही हम साधारण शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि कहते हैं। तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। अब मैं बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कणों के साथ में मिलकर एक मोटी परत बनाती है और ये ग्रीन हाउस गैसेस या हरित ग्रह की गैसेस की ये मोटी परत जो सूर्य की लघु तरंग दैर्घ्य है, पराबैंगनी किरण है, उनको वायुमंडल में नीचे आने से, ज़मीन पर आने से रोकती है तथा जो धरती की ऊष्मा या धरती से उत्सर्जित होने वाली दीर्घ तरंग दैर्घ्य की किरण है उनको वायुमंडल में ही रोक के वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो धरती की ऊष्मा है उसको धरती पर ही रोक कर पृथ्वी पर जो है जीने लायक जीवन तैयार कर रही है। तो अब हम इनकी जैसे सांद्रता की बात करें तो उस औद्योगिकरण से पूर्व यानी कि सन 1970 से पहले जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी यदि हम सांद्रता देखें तो ये 1970 के पहले करीब 280 भाग प्रति मिलियन थी और वर्तमान में यह करीब 400 भाग प्रति मिलियन हो गई है। इसी तरह से जो दूसरी महत्वपूर्ण गैस है हमारी ग्रीन हाउस गैस मीथेन, इसकी भी सांद्रता में काफ़ी वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण से पूर्व इसकी सांद्रता लगभग 700 भाग प्रति बिलियन थी, जो कि अब बढ़कर 1745 भाग प्रति बिलियन हो गई है। इसी तरह से जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस है या हरित ग्रह गैसेस है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी भी सांद्रता में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे कि वायुमंडल का तापमान दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करें कि तापमान किस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम करती है, उसकी एक 2006 में एक प्रकाशित रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार 1956 से लेके सन 2006 तक यानी कि लगभग 100 सालों में जो वायुमंडल का तापमान है
वो 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ चुका है। तथा रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि जो आगामी 2100 तक है जो तापमान है उसमें लगभग 2 से 4% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो इतना ज़्यादा तापमान का बढ़ना वाकई में पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। कोपेनहेगन में एक जलवायु परिवर्तन के संबंध में 2009 में सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स रिस्क करके मतलब एक सूची जारी की थी उन देशों की जिनको जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा खतरा है। तो उस सूची में जो भारत है, हमारा देश है, वो प्रथम 10 देशों के अंतर्गत है। तो अब हम चर्चा करें कि जलवायु परिवर्तन से हमारी जो कृषि है वो किस तरह से प्रभावित हो सकती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार यदि वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हमारी जो धान है मुख्य फसल, उसकी उत्पादकता में लगभग 5 से 8% की गिरावट दर्ज की जाएगी। यदि 2 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो जो धान की उत्पादकता है वो लगभग 10 से 11% तक दर्ज की जाएगी। यदि हमारा तापमान वायुमंडल का 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है बढ़ोतरी, तो हमारी जो धान की उत्पादकता है वो करीब 20 से 31% तक घट जाएगी। इसके साथ ही साथ हमारी जो समस्त कृषि क्रिया है वो भी मौसम पर निर्भर है, जलवायु पर निर्भर है। मतलब किसी भी फसल की सफलता या विफलता उस स्थान की जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो हमारी मृदा है उसमें भी नमी की कमी आएगी, लवणता बढ़ेगी, जो कार्बन का अपघटन है वो भी बढ़ेगा तथा हमारी जो भूमि है वो धीरे धीरे ऊसर होती जाएगी। इसके अलावा जो कीट है या रोग है उन पर भी काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, इनकी क्रियाशीलता में भी वृद्धि होगी तथा जो हमारी फसलें हैं उनके समय काल में भी परिवर्तन होगा, पुष्पन से लेकर फलन तक आदि में परिवर्तन आएगा तापमान के बढ़ने से। तो अब सवाल ये उठता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो शुष्क खेती है वहाँ पर हम वर्षा जल का संचय करें, जो मृदा का कटाव है हम लोग उसको रोकें। एक शब्द आता है संरक्षित खेती, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण की पद्धतियों का इस्तेमाल करके खेती की जाती है, जैसे कि शून्य जुताई पद्धति, आपका स्थायी मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन या जिसे फसल विविधता कहते हैं, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। नरवाई को नहीं जलाना चाहिए, नरवाई का हम लोग भूसा बना ले या उसका प्रबंधन करें किसी भी तरह से, क्योंकि नरवाई के भी जलने से जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है। इसके अतिरिक्त जो जीवाश्म ईंधन है उनका प्रयोग हम लोग कम करके जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है जैसे सोलर फोटोवोल्टाइक पंप, सोलर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण, उनका हम लोग खेती में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग करें, जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन का जो भविष्य का खतरा है उससे हम लोग अपनी खेती को बचा सकें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान भाइयों, आप में से ही कुछ किसान ऐसे होते हैं जो परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ नया करने की ठान लेते हैं। ये किसान उन्नत तकनीकों को अपनाकर, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह को समय समय पर ध्यान में रखकर अपने खेतों में कुछ ऐसा विशेष कार्य कर जाते हैं जिससे कि वो अपना ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे किसान ही कहलाते हैं सफल किसान। आज के इस कार्यक्रम में राम सिंह मीणा जी ये एक ऐसे सफल किसान हैं, उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, हम हैं ग्राम कुटकीपुरा में। यहाँ के जो किसान भाई हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। राम सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि वो इस समय खेती किसानी में क्या कर रहे हैं। राम सिंह जी, अपने पास कितनी खेती है? 5 एकड़ है सर। 5 एकड़ में क्या क्या फसलें लगाई है अपन ने? सोयाबीन बोया था, अभी सोयाबीन का सीजन खत्म हो गया, अब हकाई जुताई कर दी, अब गेहूं की तैयारी में जुटे हैं। अच्छा, गेहूं में कौन सी किस्म आप बोते हैं? गेहूं में कम पानी वाली 306 भी बोते हैं, और जिसके पास पर्याप्त पानी है वो लोगवन बोता है, और नई वैरायटी आई है 366 वगैरह। अच्छा, हाँ। तो ये वैरायटी अभी इसी साल आई है क्या? नहीं, अगले 1-2 साल पहले आ गई थी, अपने सोसाइटी के माध्यम से मिलती रहती है। हाँ। अच्छा राम सिंह जी, जो किस्मों की आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये किस्मों की जानकारी कहाँ से कैसे मिलती है? ग्राम सेवक मैडम जी बताती हैं, और ये बीज निगम वाले बताते हैं, ये वैरायटी हमने निकाली है, कम पानी में अच्छी पैदावार होती है, आप इसका उपयोग करिए, तो हम किसान भाइयों को बताते हैं। तो इसके लिए खेत की तैयारी आप कैसे करते हैं? अभी गहरी जुताई करते हैं, फिर दोबारा फिर बखर, फिर पलेवा करके फिर गेहूं बोते हैं, और फिर 20 दिन बाद फिर पहला पानी लगा देते हैं। हाँ। अच्छा राम सिंह जी, गहरी जुताई की बात की हमने अभी, और भी किसान भाइयों से बातचीत की थी, तो हर किसान भाई गहरी जुताई की बात करता है, तो आप थोड़ा सा हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं उनको बताएंगे कि गहरी जुताई करने से क्या फ़ायदा होता है? गहरी जुताई करने से अपना बीज सही अंकुरित होता है, और गहरे में बीज गिरता है, और पैदावार अच्छी मिलती। और जो नीचे के जो तत्व होते हैं जमीन के, वो भी ऊपर आते हैं। तो लगभग गहरी जुताई करने के बाद कितने दिन के लिए छोड़ना पड़ता है? अभी पहली जुताई हो जाती गहरी, जिसके बाद में फिर एक बखर और घेरते हैं अपन, और फिर पलेवा की टाइम पे फिर 4-6 इंच गहरी करके बोनी कर देते हैं, 6 से 8 इंच के बीच में। आजकल जो जीरो टिलेज की बात करते हैं, मतलब कम बखरनी में अपन फसल लेते हैं, तो आपको इसकी कहीं से जानकारी मिली है क्या? जी सर, कम बखरनी में भी करते हैं बहुत से किसान, वो तो सब अपने अपने तरीके से भी करते हैं, कोई एक के एक मार्गदर्शन से भी करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो इससे ये पैदावार में बढ़ोतरी होगी। बहुत से किसान आजकल क्या कर रहे हैं कि सूखे में भी बोनी करते हैं, सूखे में बोनी करके ऊपर से पानी कर देते हैं। बहुत से किसान पलेवा करके बोनी करते हैं। तो आपको फ़ायदा किस में लगता है? सर, पलेवा की में करता फ़ायदा लगता है, और बहुत से उनके पास पानी की कमी के कारण वो सूखे में बोनी करते हैं। अच्छा, कहीं से प्रशिक्षण वगैरह लेते हैं आप कुछ के, मतलब खेती किसानी की जो कार्यशालाएं होती है, जो किसानों को बुलाया जाता है कृषि विभाग की ओर से या कॉलेजों की ओर से, तो आप जाते हैं वहाँ? जी, जो कृषि विभाग का जो नबी बाग फार्म है, इसमें जाते हैं, उनमें बताते हैं, ग्राम सेवक द्वारा जाते हैं, और कृषक भ्रमण में भी गए हैं हम 1-2 जगह राजस्थान वगैरह घूमने। अच्छा। अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से गए थे। हाँ। तो राम सिंह जी, आप जब बाहर जाते हो तो वहाँ से क्या सीख के आते हो? वहाँ सर यही पौधे लगाओ, ज़्यादातर ये अपनी दवा वाली खेती, औषधीय खेती अपनाओ। हाँ, फसल थोड़ा कम करो फसल, और बस ऐसे ही बताते रहते हैं कि पेड़ पौधा लगाइए, आप फल उद्यान लगाइए, मतलब बागवानी की तरफ, और किसानी के साथ साथ आप मछली पालन करिए, पशुपालन करिए, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। और गोबर की खाद मिले तो जो रासायनिक खाद कम हो, और गोबर का खाद से ज़्यादा उपज बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और आजकल जो है कहते हैं ना कि रासायनिक खाद डाल कर जो है खेती की सेहत खराब कर दी। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपने कभी मिट्टी परीक्षण करवाया? जी सर, करवाया था एक बार। तो उसमें क्या जानकारी मिली आपको? उसमें उनने बोला था जिंक कम है आपके खेत में, और जिप्सम और पोटास, तो हम लेके आए थे, फिर डाला था खेत में, तो पैदावार अच्छी हुई थी। अच्छा, मिट्टी परीक्षण के बाद में जब इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है तो आसानी हो जाती होगी कि हमको यही खाद डालनी है, ये उर्वरक डालनी है? जी सर, वो पता पड़ जाता है अपने खेत में क्या कमी है। बिल्कुल तो सही बात है। इसलिए जो कमी है वो चीज़ अपन दे देते हैं। अच्छा, आजकल हमारे जो किसान भाई हैं वो उनको जो है जैविक खेती करने के लिए तैयार किया जा रहा है, या कई किसान भाई कर भी रहे हैं। जी। तो आपको थोड़ा सा जैविक खेती के बारे में
कहीं से कुछ जानकारी हासिल हुई है? जैविक खेती में वो बताते हैं कि नाड़े बनवाओ, जो अपनी गाजर घास ये है, जो सब उसमें कूड़ा कचरा डालो, अच्छा खाद बन जाता है। और दूसरा जैसे बरगद का पेड़ है, उसके नीचे से मट्टी खोदो, वो मिला के बो दो, तो उससे आपका ये खाद बचेगा। DAP जे मत मिलाइए आप, वो ही मिलाइए। तो आप ये तमाम बातों की जानकारी रखते हैं, आपके खेत में आप इनका किस तरह से प्रयोग करते हैं? सर मिलाते हैं, मतलब प्रयोग कर करके देखते हैं कि आधा एकड़ में 50-50 किलो बो के अंदाज लगाते हैं कि हाँ इसमें ये पैदावार हुई और इसमें ये हुई, तो फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ता है जी। और जैसे जो दूसरे किसान भाई हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से जैविक खेती की यदि बात करें तो? अब उनको सर हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि लगातार खेती के और अग्रसर प्रयासरत हैं कि खेती का लाभ का धंधा कैसे बनाएं, तो सब किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप उनकी योजनाओं का लाभ लें और अच्छे से अच्छी खेती करें और बढ़िया से अपनी आमदनी दर्शाएं और कमाई करें। बिल्कुल सही बात है। और राम सिंह जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो है 3 बार जो है कृषि कर्मण अवार्ड जो है हासिल किया है जी, तो आप भी अपनी खेती किसानी में जो है प्रगति करें, उन्नति करें और कोशिश करें कि आपको भी इसी तरह का कोई पुरस्कार मिले। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात, मत हार मान तू, है देश की शान तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले, बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे, न रुकेगा तू न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले, हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। यदि आप हमसे कोई पत्राचार करना चाहते हैं या अपने सुझाव हम तक भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।